तो कैपेसिटर के लेक्चर में लास्ट डे अपन ने सबसे पहले कैपेसिटेंस का बेसिक सीखा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल टू CV सीखा था, फिर कैपेसिटेंस के कारण कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अगर किसी को चार्ज Q दिया, उस पे वोल्टेज V आ गई, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये सीखा था। फिर चार्ज शेयरिंग वाला सीखा था कि दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया गया, तो चार्ज शेयरिंग का क्या कंसेप्ट होता है, कितना कॉमन पोटेंशियल आएगा और कितनी एनर्जी का हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया था, जिसमें पहला अपन ने सीखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले अपन ने उसका कैपेसिटेंस निकाला था, फिर उसके प्लेट्स के बीच का फोर्स निकाला था, उसमें फील्ड निकाली थी, प्रेशर निकाला था, एनर्जी डेंसिटी निकाली थी। इन चीजों को अपन ने कवर किया था। तो अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बेसिक थ्योरीज कवर की थी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फोर्स आता है किसी एक प्लेट का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस पे दूसरे प्लेट की फील्ड। ऐसे करके अपन ने डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करी थी, है ना। उसके पहले अपन ने एक छोटी सी चीज सीखी थी कि एक स्फेयर का कैपेसिटेंस, एक सिंपल सा आर रेडियस का स्फेयर दिया हुआ हो, तो उसका कैपेसिटेंस वो आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस वाज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेयर। बट इसमें दिक्कत क्या थी कि इसकी फील्ड स्फेयर की सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक थी, तो ये हमारे बहुत काम की नहीं थी, है ना। इसलिए हमने कैपेसिटर्स बनाए थे। अगला जो आज अपन सीखने वाले हैं दूसरा, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या है वो? स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। जस्ट स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब इसमें क्या होगा ना बेटा, दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगी, है ना। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होंगे, जिन स्फेयर्स में अपन उनको चार्ज देंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, और हम उनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये अपनी कहानी होने वाली है स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर, है ना। क्योंकि कैपेसिटर का मतलब दो कंडक्टर जिनको इक्वल अपोजिट चार्ज दिए। तो फर्स्ट केस इसमें आता है, जो सबसे कॉमन केस अपन मानते भी हैं, कि अपने पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, हॉलो है। इसमें बाहर वाले स्फेयर को अर्थ कर दिया, है ना, और अंदर वाले स्फेयर को अपन ने चार्ज दे दिया, मान लो प्लस क्यू। बाहर वाले स्फेयर को अर्थ कर दिया, अंदर वाले स्फेयर को चार्ज दे दिया माइनस क्यू। तो आप जानते हो अंदर वाले बाहर वाले स्फेयर की इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू, है ना। वो अर्थ कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। उसका पोटेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब उस पे चार्ज कितना आ जाए, माइनस क्यू। देखो ध्यान से, इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए अपन कहेंगे उस पे चार्ज कितना आना चाहिए, माइनस क्यू, अदरवाइज उसका पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा। ये रेडियस R1, ये रेडियस R2। मैं बाहर वाले का अगर पोटेंशियल लिखूं तो अंदर वाले के कारण KQ/R2, तो बाहर वाले के कारण भी KQ/R2। तो अर्थ किया है तो उसका पोटेंशियल जीरो, है ना। इसका मतलब उसकी आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। ये चार्ज कहाँ से फ्लो होके आया, ग्राउंड से, है ना। और इसकी इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये अपना स्फेरिकल कैपेसिटर है। जब मैं क्या कह रहा हूँ, आउटर स्फेयर इज अर्थ, आउटर स्फेयर इज अर्थ। कुछ ना कहा जाए तो अपन स्फेरिकल कैपेसिटर में जनरली यही केस मानते हैं कि बाहर वाले स्फेयर को अर्थ कर दिया है। तो इसमें बेटा फील्ड कहाँ से कहाँ है, इनर सरफेस से आउटर सरफेस के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस कन्फाइंड रीजन में है, सो दिस इज अ कैपेसिटर। ये क्या है, एक कैपेसिटर। इस रीजन में फील्ड है, तो इस रीजन में ये कैपेसिटर बनाना है। अभी इसके बीच में मान रहा हूँ वैक्यूम, है ना। जहाँ फील्ड है वहां वहां एनर्जी स्टोर होगी। अब मुझे इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का सिंपल सा काम होता था। चार्ज अपने को पता है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, तो चार्ज अपन क्यू मानेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड या पॉजिटिव वाला चार्ज। मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है, इन दोनों स्फेयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे क्यू पता चल जाएगा, मुझे वी पता चल जाएगा,
C इक्वल टू Q बाय V करूंगा तो मुझे कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। तो चलो मैं इनके पोटेंशियल डिफरेंस को लिख देता हूँ। तो आउटर सरफेस का पोटेंशियल 0 है क्योंकि अर्थ किया है, ऑब्वियस सी बात है। बचता है इनर सरफेस। तो इनर सरफेस का पोटेंशियल खुद के कारण भी होगा और बाहर वाले के कारण भी होगा। खुद के कारण होगा बेटा के क्यू बाय R1 और बाहर वाले के कारण होगा माइनस के क्यू बाय R2। ये हो गया इनर सरफेस का पोटेंशियल। प्लस क्यू मतलब खुद के कारण के क्यू बाय R1 और माइनस क्यू तो उसके अंदर पोटेंशियल वही होता है जो उसकी सरफेस पे होता है, तो माइनस के क्यू बाय R2। ये मैंने खूब सिखा रखा है आपको, है ना। तो ये के क्यू कॉमन आया, बचा 1/R1 माइनस 1/R2। ये इनर सरफेस का पोटेंशियल। ऑब्वियसली बात है ये हायर पोटेंशियल पे है, बाहर वाला लोअर पोटेंशियल पे। तो मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। चार्ज पता है, डेल्टा क्यू पता है, सी इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी, क्यू अपॉन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज क्यू अपॉन के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। Q से Q कैंसिल हुआ, 1 by K इज 4 pi epsilon नॉट R, है ना। ये आ गया 4 pi epsilon नॉट और R1 R2 ऊपर जाएगा और नीचे बचेगा R2 minus R1। This is the capacitance of this system, 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1, है ना। और अगर मैं इनके बीच वैक्यूम ना रख के कोई मीडियम फिल कर दूं, if a medium of epsilon R is completely filled between R1 and R2, completely fill किया, partial filling पे क्या होगा वो बाद में सीखेंगे। R1 and R2 तो अपन कहेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है अगर मैं इस बीच के गैप में एक मीडियम फिल कर दूं पूरी तरह से, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इफ आउटर स्फीयर इज अर्थ। मैंने क्या किया, एक सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, एक को चार्ज दिया ही था, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस से मुझे कैपेसिटेंस मिल गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगले पार्ट पे चलते हैं इसी में। अब इसमें दूसरा केस जो बहुत ही कम यूज होता है बट कोई पूछ लिया तो ध्यान रखना। अगर मैं आउटर सरफेस की जगह इनर सरफेस को अर्थ करूं, अब ये नहीं पूछेंगे कि सर कैसे करेंगे, ये सेटअप बनाते हैं ऐसा, अंदर से वायर लेकर के उसको अर्थ कर देते हैं। अगर मैं आउटर की बदले इनर स्फीयर को अर्थ कर दूं, ठीक है, और चार्ज दे दूं मैं बाहर वाले को, कुछ मान लो इसको मैं स्मॉल, कुछ भी चार्ज दे दो उसको, है ना। तो उसको जब चार्ज देंगे ना, कुछ भी क्यू चार्ज दे दिया मान लो स्मॉल क्यू, है ना, तो क्या होगा कि कुछ इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए, है ना। इसका टोटल चार्ज क्या है, क्यू, है ना। तो अपन इस पे चार्ज निकाल सकते हैं। इस पे मान लेते हैं कुछ कैपिटल क्यू चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू। इसका पोटेंशियल 0 है, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू। इस पे कैपिटल क्यू तो इस पे माइनस कैपिटल क्यू। कितना, माइनस कैपिटल क्यू इनर सरफेस पे। अच्छा यहाँ तो 0 है ना। अच्छा इस पे टोटल चार्ज क्यू और इनर सरफेस पे माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा बेटा क्यू माइनस माइनस, तो क्यू प्लस क्यू। मैंने क्या किया, बाहर वाले को टोटल चार्ज दिया क्यू, तो उसकी इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू और आउटर सरफेस पे चार्ज क्यू प्लस क्यू। ऐसा दो सिस्टम अपन ने बना लिया। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगी। अच्छा आप ना ये कैपिटल क्यू निकाल भी सकते हो,
ये जो मैंने कैपिटल क्यू साइड में लिखा ना, ये आप निकाल भी सकते हो। कैसे? सुनना। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया, कैपिटल क्यू कैसे निकालेंगे। देखो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तुमने बाहर वाले को चार्ज क्यू दिया है और इसको अर्थ कर दिया है, बताओ इस पे चार्ज कैपिटल क्यू कितना आएगा। तुम कहोगे सर अर्थ किया है ना, इसका मतलब उसका पोटेंशियल 0 है। सुनना ध्यान से भाई, है ना। सब कुछ अपना समझ समझ के करना है। अभी मैं उसको कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ, उसकी कोई नीड नहीं होती क्योंकि चार्ज की टर्म आती नहीं कैपेसिटेंस में। फिर भी अपने को कैपिटल क्यू पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप कहोगे सर वी इनर इक्वल टू 0 होगा क्योंकि अर्थ किया है। इनर का पोटेंशियल लिख दो, बाहर वाले के कारण के क्यू बाय आर टू, अंदर वाले के कारण के क्यू बाई आर वन में क्या लिखा है मैंने, इनर सरफेस का, इनर स्फीयर का टोटल पोटेंशियल। बाहर वाले के कारण के क्यू बाय आर टू, अंदर वाले के कारण के कैपिटल क्यू बाय आर वन इक्वल टू 0। के से के कैंसिल होता है, देखो क्यू कितना आ रहा है, क्यू इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे, माइनस क्यू आर वन अपॉन आर टू। ये उसकी वैल्यू है, काम का नहीं है बट फिर भी कभी पूछा तो अपन बता सकते हैं कि अगर मैं बाहर वाले को चार्ज दूं तो और अंदर वाले को अर्थ करूं तो अंदर वाले पे चार्ज इंड्यूस कितना होगा, तो माइनस क्यू आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, इतना चार्ज अंदर वाले पे इंड्यूस होगा, है ना। कैसे किया, अंदर वाले का पोटेंशियल सिंपली 0 कर दिया। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने मान लिया इस पे चार्ज कैपिटल क्यू आ गया, इस पे माइनस क्यू, इस पे टोटल चार्ज क्यू था। तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है बेटा, क्यू आउटर इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू, है ना। तो आप ध्यान से देखो यहाँ फील्ड कहाँ कहाँ होगी, है ना। तो आप कहोगे एक तो इन दोनों प्लेट के बीच होगी, एक तो इन दोनों प्लेट के बीच होगी, और दूसरी एक और फील्ड होगी, बाहर वाली सरफेस पे भी चार्ज है ना, तो बाहर वाली सरफेस से लेके इंफिनिटी तक यहाँ भी फील्ड होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात ना, बाहर वाली सरफेस से लेके इंफिनिटी तक भी फील्ड होगी, दो जगह फील्ड होगी। इनर सरफेस अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर तक, और बाहर वाली सरफेस से लेके इंफिनिटी तक, है ना? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हो गई। इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल v है, मान लेते हैं कुछ v, और इंफिनिटी का पोटेंशियल तो 0 होता ही है, ये हम जानते हैं, है ना। आप ध्यान से देखो, अब आपके पास दो कैपेसिटर है, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, अपन कहते हैं अपने पास दो कैपेसिटेंस के सिस्टम है। पहला ये सिस्टम Q और माइनस Q वाला जो पिछले क्वेश्चन में था, और दूसरा एक R2 रेडियस का स्फीयर जिसपे चार्ज कितना है, Q प्लस Q। दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये अंदर अंदर बन रहा है, इनर स्फीयर से लेके आउटर स्फीयर तक एक कैपेसिटर ये बन रहा है ना। कैपेसिटर 1 मान लेता हूँ इसको C1, ये कहाँ है, बिटवीन टू स्फीयर्स। कैपेसिटर मतलब कहाँ कहाँ एनर्जी स्टोर है, तो एक तो वो एनर्जी स्टोर है दोनों स्फीयर्स के बीच, दूसरी ये इसको मान लेता हूँ C2, ये कहाँ है, बिटवीन आउटर स्फीयर एंड इंफिनिटी, एक सिंपल सा स्फीयर। तो अपने पास दो कैपेसिटर हैं, एक अपना पिछले क्वेश्चन वाला ही ये R1 और ये R2, है ना, इसमें आमने सामने चार्ज है, और इसकी जो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज था, जो मैंने ग्रीन कलर से फील्ड लाइन बनाई है, उस फील्ड लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग एक कैपेसिटर है बाहर वाली सरफेस से इंफिनिटी तक, है ना। वैसे मैंने आपको भी सीरीज पैरेलल नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी आप सब 12th पास हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। क्यों पैरेलल का मतलब होता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स के बीच लगा हूँ, है ना। पहले मैं C1 C2 की वैल्यू लिख देता हूँ। C1 आपने जस्ट कैलकुलेट किया है, ये जो सिस्टम होता है जिसमें अंदर आमने सामने दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं जिसपे चार्ज Q और माइनस Q होता है, इसके बीच का कैपेसिटेंस आपने देखो जस्ट कैलकुलेट किया है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो आमने सामने, उनके बीच फील्ड हो, तो उसका कैपेसिटेंस आपने जस्ट कैलकुलेट किया है। तो C1 का फॉर्मूला आता है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। और जो C2 है, C2 तो क्या है, एक R2 रेडियस का स्फीयर, और C2 का फॉर्मूला आएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये तो पिछले लेक्चर में ही सीख लिया था कि R रेडियस का स्फीयर हो तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो R2 रेडियस का स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। अब मैंने क्या कहा, ये दोनों पैरेलल में हैं। क्यों पैरेलल में है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, वो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच लगे हों। मैं कहूंगा C1 जो है वो 0 और V के बीच लगा हुआ है। उसका एक एंड कहाँ है, 0 पे, मतलब जहाँ अर्थ है, दूसरा एंड कहाँ है, V पे। और C2 जो है वो भी कहाँ लगा है, इन्फिनिटी और V के बीच में, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, 0 और V के बीच में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो एक पॉइंट 0 पे लगे हुए हैं और एक पॉइंट V पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, पैरेलल में। आगे अपन सीखेंगे, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान लो। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और जब कैपेसिटेंस पैरेलल में होते हैं तो C इक्विवेलेंट होता है बेटा C1 प्लस C2, है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इन दोनों का सम। कॉमन क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा नीचे, R2 माइनस R1, यहाँ एलसीएम बचा R1 प्लस यहाँ बचा R2 माइनस R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच गया, R2 माइनस R1 को R2, अच्छा ये R2 माइनस R1 ही बचा, R2 तो कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया और सॉल्व हो गया। अपना आंसर क्या आ गया बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R। दिस इज द आंसर, है ना। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखना है, इसको तो याद करना है ना। डेरिवेशन तो मैंने बताया ही सही, लेकिन इसको याद करना है ना। और इसको ये समझना है कि ये C1 प्लस C2 होता है। बेटा C1 आपको मैंने याद करवा दिया, C2 भी आपको ऑलरेडी आता है, तो अपने को बस ये पता होना चाहिए कि ये C1 प्लस C2 होता है। इसका ये आंसर, इतना आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि C1 प्लस C2 होता है। C1 मैंने आपको यहाँ याद करा दिया, डेरिवेशन भी आना चाहिए और आना भी चाहिए, और C2 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। जल्दी से इसको नोट कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूँ। अगला है थर्ड। फर्स्ट था पीपीसी, दूसरा था स्फेरिकल, थर्ड है अपना सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, एक आउटर सिलेंडर होता है, कंडक्टिंग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर होता है ना, और एक इनर सिलेंडर होता है। अंदर वाले को चार्ज दे देते हैं प्लस क्यू, तो इस पे चार्ज इंड्यूस होता है माइनस क्यू, और इसको अर्थ कर देता है ना। ऑब्वियस सी बात है, यही केस लेते हैं। ये अपनी एक्सिस होती है, अंदर वाला सिलेंडर हॉलो सॉलिड कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाला हॉलो ही होगा। इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। तो ये जो इनके बीच का रीजन है ना, ये हमें इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, या इसमें कितना कैपेसिटेंस है इसका। और फील्ड कहाँ से कहाँ होगी, अंदर से बाहर, के अंदर प्लस दिया है, बाहर वाले पे माइनस है, तो फील्ड यहाँ से यहाँ, है ना। सिलेंडर के कारण, अब सोच के देखो, जो बाहर वाला सिलेंडर है उसके कारण तो अंदर फील्ड 0 होगी। भाई मेथड क्या होता था लिखने का, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे। क्या लिखते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे फील्ड चाहिए, या मैं, याद करो कि एक ऐसा जो सिलेंडर होता था, इसकी जब फील्ड लिखते थे हॉलो सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की फील्ड, तो अंदर फील्ड 0 होती थी,
और बाहर फील्ड वैसे ही आती थी जैसे वायर की आती है, इससे आर डिस्टेंस पे। तो आर डिस्टेंस पे फील्ड आती थी 2k लैम्डा बाई आर। ये अपन डिराइव किया था वहां पे कि एक क्वेश्चन था एससीबी का, वहां में मैंने लिया था कि एक सिलेंडर के कारण अंदर फील्ड 0 होती है, हॉलो सिलेंडर के कारण, और जो बाहर फील्ड होती है वो 2k लैम्डा बाई आर लिख सकते हैं। सोच भी सकते हो आप, गॉसियन सरफेस मानेंगे उसके अकॉर्डिंग 2k लैम्डा बाई। तो इस रीजन में भी जो फील्ड होगी वो सिर्फ इनर सिलेंडर के कारण ही होगी, आउटर सिलेंडर के कारण नहीं होगी। और अगर फील्ड का रिलेशन ये है तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखा दिया है ना। डेल्टा वी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ वी इनर माइनस वी आउटर, वी आउटर तो 0 है, इट इज इक्वल टू, इस फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे दैट वाज 2k लैम्डा बाई आर। सॉरी, आर में फील्ड थी, इसी को इंटीग्रेट किया था फील्ड के फंक्शन को, तो 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r, ये आता था पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं अंदर वाले इस फील्ड के कारण इसकी सरफेस यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो बेटा वो क्या आएगा, 2k लैम्डा ln r2 बाई r1। अच्छा, लैम्डा क्या होगा, तो अगर इसकी लेंथ l है और इस पे चार्ज q है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को लिखूंगा मैं q बाई एल, तो आप उसको लिख सकते हो। सो इट इज 2, k को लिख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, लेम्डा को लिख दो q बाई एल ln r2 बाई r1। ये कैंसिल हुआ तो डेल्टा v यहाँ से आ गया q ln r2 बाई r1 q ln r2 बाई r1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l। ये आगे तरीके से इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछूं कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। क्यू कितना है, क्यू एक पे चार्ज अपॉन डेल्टा वी रख दो बेटा, तो क्यू एल एन आर टू अपॉन आर वन इंटू, ये ऊपर चला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, क्यू से क्यू कैंसिल होता है तो इसका कैपेसिटेंस आता है C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन एल एन आर टू अपॉन। ये अपने आप में एक सवाल है कि दो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसे हैं, दो सिलेंडर रखे हुए हैं तो उनका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये है उसका आंसर। फील्ड लिखी थी, फील्ड से ये पोटेंशियल डिफरेंस जानते थे, पोटेंशियल डिफरेंस में क्यू को लेमडा इंटू एल की टर्म में लिख दिया, और क्यू बाय वी से क्या निकल गया अपने पास, कैपेसिटेंस। वापस इनके बीच अगर एप्सिलॉन आर का मीडियम भर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल एल एन आर टू बाई आर वन। एक चीज का ध्यान रखेंगे, हर केस में आप ध्यान से देखो कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है वो सिर्फ इसकी ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री यहाँ पे लेंथ और R1 R2 और इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो कैपेसिटेंस मैंने कहा था ना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। ठीक है, ज्योमेट्री पे और मीडियम पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो ये था अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूँ। ठीक, आई होप सबने लिख लिया होगा। चौथा रिजल्ट जो है वो अपने को याद रखना है ना, कैपेसिटेंस ऑफ या कैपेसिटेंस बिटवीन two long conducting wires, two long conducting wires, है ना, दो वायर है ना, एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है। लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स है, लेंथ पता है वैसे हमें,
इसका डायमीटर a है वायर का, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो d है। a और d जो है वो a से बहुत ही ज्यादा है, d इज मच ग्रेटर देन a। तो इसका कैपेसिटेंस आता है, कैपेसिटेंस बिटवीन द वायर्स इज पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln d by a। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। कहीं नहीं पूछा जाता है, बस ध्यान रख लेना एग्जाम में जब जाने लगोगे तो एग्जाम के पहले ये बेसिक फॉर्मूला रिवाइज करके चले जाना कि अगर ऐसा कोई सिस्टम दे दे तो इसका कैपेसिटेंस होता है पाई एप्सिलॉन नॉट l ln d by a। l क्या है? लेंथ ऑफ वायर, l is length of wire, d is distance between wires. What is d? This is distance between wires, and a is diameter of wire, diameter of wire। ये इनके बीच का कैपेसिटेंस होता है। जल्दी लिखिए, 1 मिनट दे रहा हूं। अब हम चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट पे। चैप्टर का नेक्स्ट सेगमेंट है कि अपने को कैपेसिटर के सर्किट्स की स्टडी करनी। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, पता है, मतलब वो खुद से एक बार सोचना, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि वो मरकरी ड्रॉप की मिक्सिंग वाला है ना, कि एक मरकरी ड्रॉप का कैपेसिटेंस C था, ऐसे n मरकरी ड्रॉप्स को मिला दिया तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना। तो वापस मैंने आपको सिखाई थी ना कि दो चीजें रहती हैं, पहला वॉल्यूम कंजर्वेशन, दूसरा चार्ज कंजर्वेशन। तो उस पे बेस्ड है ना, तो नए ड्रॉप की रेडियस निकाल लेंगे और उस पे सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। एक क्वेश्चन अपन ऐसा कर लेते हैं, n identical mercury drops each of capacitance C and potential V combine to form a larger drop। n मरकरी ड्रॉप्स हैं, n ले लिया मैंने सीधा, है ना। नॉर्मली आप देखोगे तो ये n जो होता है ना वो क्यूबिक नंबर होता है। अच्छी बात ये है, कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड capacitance of the larger drop, है ना। मैं ही बताऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन फिर मैं आपको मॉड्यूल में जहां मिलेंगे वो आपको करना है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप, जैसे ये आपको आना चाहिए करना। तीसरा, एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला तो n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, मिल इनका कैपेसिटेंस C था। ड्रॉप के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो मैं सबसे पहले अगर चार्ज वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज करूं तो मैं लिखूंगा n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो जो कैपिटल R आ रहा है वो आ रहा है n रेज टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये क्या यूज किया है मैंने? वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या यूज किया है? वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब मैं यूज करूंगा चार्ज कंजर्वेशन। तो n इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q। ये क्या लिखा मैंने? चार्ज कंजर्वेशन। पहला क्वेश्चन तो सीधा ही है। पहला क्वेश्चन बेटा अपन जानते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए कैपेसिटेंस जो पहले C था वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, पहले का कैपेसिटेंस। बाद का C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। कैपिटल R को ऐसा लिख दो, so it is 4 pi epsilon naught n raised to the power 1/3 into small r। 4 pi epsilon naught into r को आप C लिख सकते हो,
सो इट इज n रेज टू पावर 1/3c। तो जो बाद का कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, n रेज टू पावर 1/3 इंटू सी। ये पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक यहाँ आपको, क्योंकि एक स्फीयर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू आर। पहले स्मॉल आर था तो स्मॉल आर लिख दिया, बाद में कैपिटल आर था तो कैपिटल आर लिख दिया। दूसरा आते हैं पोटेंशियल पे। पहले का पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई सी, स्मॉल q बाई सी। बाद में V डैश का पोटेंशियल कैपिटल Q बाई सी डैश। बाद का पोटेंशियल कितना है, कैपिटल Q बाई सी डैश। कैपिटल Q को क्या लिखोगे, n इंटू स्मॉल q अपॉन सी डैश को क्या लिखोगे, n रेज टू द पावर 1/3 इंटू सी। ध्यान से देखो, इस q बाई सी को v लिख सकते हो, तो क्या बन गया, n रेज टू द पावर 2/3 इंटू v। तो बाद का पोटेंशियल बराबर n रेज टू पावर 2/3 इंटू। तीसरा क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज्ड। तो अपन पहले की एनर्जी निकाल लेते हैं और बाद की एनर्जी निकाल लेते हैं। पहले की एनर्जी U इनिशियल, V चार्ज, V पोटेंशियल और C कैपेसिटेंस वाले n ड्रॉप्स हैं, तो इनकी एनर्जी, एक ड्रॉप की एनर्जी होगी हाफ CV²। तो n ड्रॉप्स की एनर्जी होगी, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो U इनिशियल आ गया n/2 CV²। ये पहले की एनर्जी। बाद की एनर्जी, बाद में हाफ C डैश इंटू V डैश स्क्वायर। हाफ C डैश की वैल्यू n की पावर 1/3 इंटू सी, तो n की पावर 1/3 इंटू सी इंटू V डैश n की पावर 2/3 इंटू V का स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, ये आ गया n की पावर 4/3 प्लस 1, तो n की पावर 5/3 बाई 2 इंटू CV², है ना। ये बाद की एनर्जी, ये पहले की एनर्जी, है ना। हीट प्रोड्यूस निकाल लोगे क्या, हीट, हीट प्रोड्यूस होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, n C डैश इंटू V स्क्वायर। V ये आ गया ना, इसका स्क्वायर किया तो n टू पावर 1/3 और 4/3 कितना गया 5/3। ये n की वैल्यू जो है ये n/2 था और ये ज्यादा है, तो इसका मतलब हीट रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, ये n/2 CV² है और ये उससे ज्यादा है ना, तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेथड जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या दो प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्वेश्चंस में जनरली n की जगह कुछ ऐसा दिया होता है 8, 64, है ना, 1000 ड्रॉप्स ऐसे दी होती हैं। अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि दो ही बेसिक है, चार्ज कंजर्वेशन और वॉल्यूम कंजर्वेशन। एक से रेडियस आती है, एक से बाद का चार्ज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सबको लिख लेते हैं। जल्दी से नोट कीजिए ये स्लाइड। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको आप अपना दिमाग लगा के करना जरा। बस क्वेश्चन जितना आपने सीखा ना उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इफ द breakdown strength of air is 3 into 10 raised to power 6 volt per meter, then find maximum charge that can be given to a sphere
कंडक्टिंग स्फीयर है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर केप्ट इन एयर। जरा सोचो ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। मैंने इसके बारे में हल्की सी बात की है पहले ही, है ना। कहा गया है कि एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ दे रखी है। ये आप ध्यान से देखो तो ये फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है। मतलब अगर एयर में फील्ड इससे ज्यादा हो गई तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर एयर की फील्ड इससे ज्यादा हो गई तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो कहते हैं कि मैक्सिमम कितना चार्ज एक कंडक्टिंग स्फीयर को दिया जा सकता है जिसकी रेडियस है 1 मीटर, है ना। तो ये कैपेसिटर का सवाल नहीं है, ऐसे दिमाग लगाने का सवाल है। तो बेटा आप जानते हो, आप जब भी चार्ज देते हो किसी स्फीयर को तो मैक्सिमम चार्ज कहाँ आता है, सरफेस पे। अच्छा ये नॉन कंडक्टर भी होता ना तो भी वो चार्ज सरफेस पे ही आता। सो मैक्सिमम फील्ड सरफेस पे ही आती है और उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मान लो कि आप इस आर रेडियस के स्फीयर को मैक्सिमम क्यू चार्ज देते हो। जैसे जैसे क्यू दोगे इसके चारों तरफ फील्ड बननी स्टार्ट होगी। मैक्सिमम फील्ड क्या हो सकती है ये, अगर बेटा आपने इससे ज्यादा फील्ड इसके सरफेस पे प्रोड्यूस कर दी तो क्या होगा, आप इसको चार्ज देते जाओगे, इसकी फील्ड बढ़ती जाएगी। जैसे ही इसकी फील्ड इसके इक्वल होगी, इसके चारों तरफ एयर है, अब अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो जैसे ही फील्ड इससे बढ़ेगी तो इसके सराउंडिंग की एयर आयोनाइज हो जाएगी। और जैसे ही सराउंडिंग की एयर आयोनाइज होगी, अब यहाँ से चार्ज इस तरह से लीक होने लगे, है ना। तो इससे ज्यादा चार्ज, इसको जितना चार्ज देंगे तो चार्ज लीक हो जाएगा। क्यों लीक होगा, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर कुछ कह रहा है, हाँ कोरोना, बिल्कुल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। आर की वैल्यू 1 मीटर थी, है ना। तो के क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6। सो क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन के इज 9 इंटू 10⁻9। सो इट इज 1/3 मिली कूलम। इससे ज्यादा चार्ज 1 मीटर के स्फेयर को नहीं दे सकता। याद करो ये भी एक फायदा हो गया कि हमने कैपेसिटर ये वाला ना बना के, सिंपल स्फेयर ना बना के, हमने तो प्लेट्स के बीच का रीजन बनाया। क्योंकि यहाँ ये भी दिक्कत है ना, कि इसको एक तो इसका कैपेसिटेंस कम, दूसरी इसकी साइज ज्यादा, और तीसरा इसको ज्यादा चार्ज दे भी नहीं सकते। मतलब अगर एयर में जैसे नॉर्मली यूज करते हैं, इससे ज्यादा चार्ज देंगे ना तो इसका तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, अपन सर्किट ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से अपना चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है ना। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट था बेसिक थ्योरी ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। कैपेसिटर कैसा भी हो उसके लिए सर्किट सिंबल एक ही बनाते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है अपना सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस फॉर कैपेसिटर्स, सर्किट एनालिसिस फॉर कैपेसिटर्स। सर्किट एनालिसिस ऑफ कैपेसिटर बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। कि जब एक कैपेसिटर को एक सर्किट में लगाया जाता है, मान लो ये कैपेसिटर था, साथ में हर वायर का, हर सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टर होता ही है ना। ये बैटरी थी, ये स्विच था, है ना। अभी ये पढ़ाऊंगा नहीं, बस बताऊंगा क्या है ना। ये कैपेसिटेंस सी, ये रेजिस्टर आर, ये वी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपनी स्विच है। अभी सर्किट में कोई करंट नहीं थी, आपने स्विच को बंद किया,
स्विच को बंद करते ही क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, है ना, फ्लो होना स्टार्ट होगी, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। होता होता एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, इसका मतलब अब कैपेसिटर पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा, तो इसका मतलब सर्किट में कोई करंट भी फ्लो नहीं होगी, है ना। करंट क्या हो जाएगी, जीरो। अभी करंट फ्लो होगी, है ना, कुछ टाइम बाद ये है t इक्वल टू जीरो पे, है ना, करंट जीरो हो जाएगी, है ना। इस पे ये इसको v से लगाया है ना, तो इस पे प्लस q आ जाएगा और इस पे माइनस q। ये रजिस्टर है एट t इक्वल टू t, या t इक्वल टू स्टेडी स्टेट बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आ जाता है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, मतलब इस वोल्टेज पे इसको जितना चार्ज, भाई पूरा तो चार्ज होता नहीं रहेगा हमेशा, जितना चार्ज दे सकते हैं उतना चार्ज देके कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। इसका मतलब अब इस प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा, इस प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब उससे करंट होती है। अगर इस रेजिस्टर से करंट जीरो है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। मतलब क्योंकि सर्किट में कोई करंट नहीं है, कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, स्टेडी स्टेट की। तो स्टेडी स्टेट पे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो मतलब सर्किट में जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना उसका कोई रोल नहीं। कब, स्टेडी स्टेट पे। तो जब कोई रोल नहीं है तो उसको बनाते भी नहीं है डायग्राम। तो कहानी ये होती है V और C, है ना। और अभी जो हम सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं ये हम स्टेडी स्टेट पे कर रहे हैं। यहां से यहाँ के बीच क्या होगा, ये अपना चैप्टर का थर्ड पार्ट है, जहां पर आरसी सर्किट सीखेंगे कि करंट की ग्रोथ की इक्वेशन क्या होती है, करंट के डीके की इक्वेशन क्या होती है। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, t इक्वल टू स्टेडी स्टेट के बाद, मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, मतलब अब कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा हुआ है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सर्किट जहां भी लगा होगा सर्किट में अपने को जो रेजिस्टर है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो वायर का रेजिस्टेंस हो, उसका अब कोई रोल नहीं है। तो मैं सिंपली इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ कि एक सर्किट में एक कैपेसिटर लगा दिया है ना। तो मैं इसको ड्रॉ करूं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि सर्किट को अपन अभी जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के ड्यूरिंग, अपन स्टडी करेंगे कि एक कैपेसिटर को लगा दिया एक बैटरी के साथ, है ना। ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक C कैपेसिटर वाला कैपेसिटर है ना। चार्ज हो चुका है, चार्जिंग की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो लास्ट में करेंगे, है ना। तो जो जो साइड पॉजिटिव प्लेट से लगी है वो पॉजिटिव होगा, जो साइड नेगेटिव प्लेट से लगी है वो नेगेटिव होगा। इस पे चार्ज प्लस क्यू होगा, इस पे चार्ज माइनस क्यू होगा। मैं आपसे पूछूं बताओ कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो Q इक्वल टू CV। कितना है, Q इक्वल टू CV। अगर एक C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के क्रॉस लगा दिया जाए तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, तो चार्ज इक्वल टू CV, है ना। मैं पूछूं बताओ कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाय 2C। मैंने क्या कहा, इफ अ कैपेसिटर is connected across a battery, then at steady state आ गई, steady state मतलब अब कोई करंट कैपेसिटर से फ्लो नहीं हो रही, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। दैट steady state potential difference
across capacitor is V. जितने बैटरी V वाला था, तो जितने की बैटरी लगाओगे फाइनली कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q इक्वल टू CV, एनर्जी स्टोर होगी हाफ CV स्क्वायर। यहीं पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पूछते हैं वर्क डन बाय बैटरी, क्या पूछते हैं बेटा? वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी का वर्क डन क्या होगा? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। बैटरी का जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ, इसकी डेफिनेशन होती है, ईएमएफ की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन यहाँ पे वो ईएमएफ को वी लिखो ना, वो इसको ई लिखते हैं। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। ये अपन करंट के चैप्टर में सीखेंगे। तो यहां से वर्क डन बाय बैटरी कितने आता है? Q, जितना चार्ज बैटरी से पास हुआ, इनटू ईएमएफ, है ना। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला बेटा हमेशा यही, बैटरी कितना वर्क करेगी, तो ये है कि बैटरी से कितना चार्ज पास होगा। क्या है ये? बैटरी से कितना चार्ज पास होगा मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो बैटरी के वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से याद कर लेंगे कि बैटरी का वर्क डन क्या होता है? Q इंटू ई। और चार्ज कहाँ से कहाँ पास होता है? तो माइनस Q से प्लस Q। चार्ज बैटरी से ऐसे जा रहा होता है ना, इधर से लेफ्ट, माइनस से प्लस। तो अगर Q चार्ज एक बैटरी से पास होता है तो बैटरी का वर्क डन आता है Q इंटू ई। सुनना मेरी बात, इस कैपेसिटर पे पहले कोई चार्ज नहीं था, है ना। बैटरी ने क्या किया? प्लस Q चार्ज को यहां से उठा के, प्लस Q चार्ज को यहां से उठा के सर्किट के थ्रू यहां रख दिया, है ना। तो इस पे चार्ज माइनस Q हो गया, इस पे चार्ज प्लस Q हो गया। कैपेसिटर है अभी भी अनचार्ज ही, है ना, अनचार्ज नहीं मतलब सॉरी, नेट चार्ज इस पे अभी भी कितना है? 0। लेकिन अब ये कैपेसिटर है क्योंकि इस पे इक्वल अपोजिट चार्ज है। ये चार्ज कैसे आया? कौन लाया? बैटरी। बैटरी ने क्या किया? यहाँ से चार्जेस को खींचा और उसको लेके यहाँ से यहाँ लाके रख दिया। तो माइनस Q चार्ज, इस पे चार्ज 0 था, इस पे चार्ज 0 था, यहाँ से प्लस Q को उठाया, प्लस Q को उठा के लाके यहाँ रख दिया। तो इस पे प्लस Q हो गया, तो इस पे माइनस Q हो गया, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है? 0। तो बैटरी से कितना चार्ज पास हुआ? Q। तो मैं अगर लिखूं वर्क डन बाय बैटरी इस केस में, तो वर्क डन बैटरी कितना आएगा? Q इंटू ईएमएफ। Q आप जानते हो CV है, और यहाँ पे ईएमएफ भी मैं V ले रहा हूँ। तो बैटरी ने कितना वर्क किया? CV स्क्वायर। बैटरी ने कितना वर्क किया? CV स्क्वायर। और एनर्जी कितनी स्टोर हुई? हाफ CV स्क्वायर, आधी। तो ये आधी एनर्जी कहाँ गई? देयर इज a loss of, there is a loss of 50% energy in the form of heat, in the form of heat during charging of capacitor, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये 50% हीट का लॉस होता है उसको फुल चार्ज करने में। और वो हीट लॉस कहाँ होता है? वो बेटा इस रेजिस्टर में होता है ना, क्योंकि चार्जिंग के ड्यूरिंग करंट इस रेजिस्टर से भी पास हो रही होगी, और करंट जब उस रेजिस्टर से पास होगी तो आई स्क्वायर आर से उसकी पावर होगी हीट लॉस, और उसमें हीट लॉस होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज किया, है ना, इस कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, तो एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज किया तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई? तो हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। लेकिन बैटरी ने कितना वर्क किया? बैटरी का वर्क है CV स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय सी। आधी एनर्जी कहाँ गई भाई? वर्क डन मतलब एनर्जी। बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की और उसकी आधी एनर्जी ही स्टोर हो पाई, तो बाकी की आधी एनर्जी कहाँ गई? उसका लॉस हुआ हीट के फॉर्म में। कहाँ?
इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन द रजिस्टर। हर सर्किट आपको अगर सर हमारे सर्किट में तो रजिस्टर नहीं दिया हुआ है, इस सर्किट में कोई रजिस्टर दिया हुआ ही नहीं, दिया हुआ नहीं है, लेकिन है तो सही। अपने आप तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता, इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके वायर का रेजिस्टेंस होगा, सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और उसमें हमेशा 50% एनर्जी लॉस होती है। ये मैं आपको इंटीग्रेट करके प्रूव करके दिखा दूंगा जब अपन आरसी सर्किट पढ़ेंगे तो। अभी उसको प्रूव नहीं कर रहे। अभी अपने को क्या जानना है, ये जानना है। अपने से कहा जाएगा एक सी कैपेसिटेंस की के कैपेसिटर को वी वोल्ट की बैटरी पे लगा दिया, तो अपन सीधा कहेंगे वी वोल्ट की बैटरी पे लगा दिया। बीच की प्रोसेस नहीं सोचनी, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका है, स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वी होगा, उस पे चार्ज सीवी होगा, उसकी स्टोर एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c होगी। और इस अनचार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज बोल रहा हूँ बार बार, इस अनचार्ज कैपेसिटर को फुल चार्ज करने में जो बैटरी का वर्क डन होगा वो होगा सीवी स्क्वायर, जिसका आधा हीट के फॉर्म में लॉस हो गया होगा। ये बेसिक थ्योरी है जो अपन यहाँ से आगे के सर्किट एनालिसिस में यूज करेंगे। इस पार्ट में जब अपनी कॉम्बिनेशन सीखेंगे अपने को हमेशा यही केस मानना होता है कि स्टेडी स्टेट पे ही सर्किट को स्टडी कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो रहा है वो अपन लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, अब मैं एक एक करके दोनों स्लाइडें लगा रहा हूँ, आप उसको लिख लेना।